अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जो है हमने सेल साइकिल जो है वो पढ़ा था और हमने सेल साइकिल के साथ ये भी देखा था कौन से साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इन्वॉल्व हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सेल साइकिल का एनालिसिस करना हो या प्रोलिफेरेटिव पोटेंशियल देखना हो तो सेल्स का, तो हमें कौन से मेथड्स जो हैं वो हम क्लिनिकली और बेसिक साइंसेज रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ओवर व्यू ऑफ दैट वन कि ये सेल साइकिल एनालिसिस है और ये सेल साइकिल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेडियो सेंसिटिविटी के मुतालिक। रेडियो सेंसिटिविटी असल में क्या चीज़ है और ये किस तरह टिश्यू को इफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है और इस स्लाइड्स में आपके पास एक सर्वाइवल एनालिसिस जो है ना उन्होंने प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, पिछली जो आप सेल सर्वाइवल एनालिसिस किया हुआ है दैट इज absorbed dose on the lower side and the x axis और सर्वाइवल फ्रैक्शन जो है वो सेल्स की वो आपकी हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे होती है। इसको जरा एक और तरह से प्लॉट किया गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखने वाली है कि सबसे ज्यादा सेल्स एक्सरेज को सेंसिटिव होता है ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन, जब माइटोसिस हो रही होती है। माइटोसिस में डिसजंक्शंस होते हैं, ठीक है, या क्रोमोटेट्स के जो है ना एब्नॉर्मल फॉर्मेशन वगैरह, और जो है ना नॉन सेपरेशन हो, ठीक है, एक साइड पे क्रोमोसोम्स बिल्कुल ना जाएं और एक साइड पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स चले जाएं, तो यू फॉर्म्स अ काइंड ऑफ टेट्राप्लाइडी, ठीक है, और यह वो प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो है ना सेल्स जो है ना वो डेड होते हैं। यही चीज जो है वो एक्सरेज करती है। एक्सरेज जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादातर देखी जाती है कि एक्सरे उस जहां कंटिन्यूसली प्रोलिफरेशन हो रही है, ये रेप्लिकेशन हो रही है, तो उसमें अगर एक्सरेज ऐसी फेज में एक्सरेज दिए जाएंगे या ऐसी फेज में रेडिएशन दिए जाएंगे तो वो डैमेजेस ज्यादा क्रिएट करेंगे। इसमें अगर आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में आप ये देखेंगे एम फेज इज द मोस्ट सेंसिटिव वन। इसमें अगर आप रेडिएशन देंगे ना तो बहुत इफेक्टिव सेल किलिंग होगी ट्यूमर की, जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत इफेक्टिवली मरेंगे। इसके बाद सेंसिटिविटी कम होती चली जाती, G2 की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट उतनी ही है G2 फेज की जितनी M की सेंसिटिविटी है। इसके बाद G1 फेज आती है, अर्ली S और लेट फेज, जिसमें रेप्लिकेशन हो रही होती हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन वाली फेज जो होती है डीएनए की वो लीस्ट सेंसिटिव होती है कि उसमें एक्सरे जो है ना वो कॉज करे, क्योंकि ऐसी फेज में यू हैव अ G2S चेक पॉइंट कि अगर रेप्लिकेशन में, क्योंकि प्रोटीन सारी बन चुकी होती है, प्रोटीन तो G1 फेज में डैमेज होंगी और G1 फेज में वो प्रोटीन चाहिए होती हैं जो कि सिंथेसिस करती हैं, रेप्लिकेशन करती हैं। तो रेप्लिकेटिव मशीनरी को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस वजह से अगर वो जो है अगर सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स भी हों, क्योंकि रिपेयर प्रोटीन्स जो हैं वो एफिशिएंट होती हैं तो वो बड़े आराम से उसको रिपेयर कर लेती हैं। तो ये सेल्स थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऑब्वियसली G2S चेक पॉइंट पे रोकते हैं, कुछ देर के लिए सेनिसेंस में चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सेल्स है वो सेनिसेंस से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रोटीन्स होती हैं और उसको G1 फेज में क्योंकि एक्सरेज नहीं मिली होती, ठीक है, या रेडिएशन नहीं मिली होती, तो वो जो है ना अपने आप को बेहतर रिपेयर कर लेती हैं, ठीक है। लेट एस फेज में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। लेट एस फेज में अगर आप रेडिएशन देते हैं तो सेल्स रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए जब हम रेडिएशन देते हैं ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत सारे ऐसे सेल्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स जो है मुख्तलिफ फेजेस में होते हैं, तो जो सेल्स एम फेज में होते हैं वो ज्यादा जल्दी उनकी डेथ हो जाती है एज कंपेयर टू दो सेल्स विच आर इन लेट एस फेज। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेडियो रेजिस्टेंट है सेल्स लेट एस फेज में और रेडियो सेंसिटिव है सेल्स माइटोसिस के दौरान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिस्टिंक्शन जो आपने याद रखनी है। अच्छा, जब आप रेडिएशन दे रहे होते हैं तो आपको, जिससे मैंने पहले बताया था, ट्यूमर सेल सारे तो माइटोसिस में नहीं होंगे, ठीक है, कुछ माइटोसिस में होंगे, कुछ G2 में होंगे, G1 में होंगे, कोई लेट एस फेज में होंगे, अर्ली एस फेज में होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा इनको अगर आप देखा जाए तो ऐसे वो तमाम ट्यूमर्स जो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिव होते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उनको जब रेडिएशन देते हैं तो वो उतने ही इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं रेडिएशन को और उनकी डेथ होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स जो है ना वो माइटोसिस फेज में होते हैं, वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा
कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को जो है ना वो इनहांस करते हैं या उसको लेट डाउन करते हैं या वो कम होते हैं। उसमें टिश्यू आप जो रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएशन जिस टिश्यू को दे रहे हैं वो रेडियो रिस्पॉन्सिव है या रेडियो रेजिस्टेंस। इस तरह बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। इस तरह टिश्यू का अलग एक होता है कि आपको रेडियो सेंसिटिव और रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर देखने होते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्यूमर देखने होते हैं तो इसी तरह टिश्यूज भी देखने होते हैं। बाज़ दफा टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर बनता है, ठीक है, वो रेडियो सेंसिटिव होता है, टिश्यू रेडियो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचर ऑफ द टिश्यू जो है ना वो करते हैं। उसके बाद आपका एरिया डिपेंड करता है कि जी अगर आपने छोटी डोज जो है एक छोटे एरिया पे देनी है, उसके इफेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू द सेम डोज डिलीवर्ड एट मच लार्जर एरिया। दूसरा, आप डोज कितनी दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, टोटल डोज कितनी दे रहे हैं, और दूसरा अलावा कि आप उसको किस रेट पे दे रहे हैं। आप जो है अगर 5 ग्रे जो है ओवर ए पीरियड ऑफ सेकंड्स देंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस और है, और 5 ग्रे जो है ओवर ए पीरियड ऑफ मिनट्स अगर आप दे रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस और है। फ्रैक्शनाइजेशन का मतलब होता है आप कितने छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके दे दें। टोटल डोज मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट करते हैं टोटल डोज को, फिर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके दिया जाता है। उसके बाद लेटेंट पीरियड है। लेटेंट पीरियड पहले भी हम डिफाइन कर सकते हैं चुके हैं कि रेडिएशन एक दफा देते हैं तो उसके बाद कितनी देर बाद उसके इफेक्ट्स आते हैं रेडिएशन के, तो दैट इज काइंड ऑफ अ लेटेंट पीरियड। वो रेडिएशन के इफेक्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स जो है वो उसके मतलब जो है हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा पेशेंट की एज, ठीक है, वो बड़ा मैटर करती है कि यंगर जो है पेशेंट वो ऑब्वियसली टॉलरेट करते हैं ज्यादा, जिस तरह बच्चों में बड़ी अच्छी इम्यूनिटी वगैरह होती है, लेकिन यंगर पेशेंट जो है ना बड़ा अच्छा टॉलरेट करते हैं रेडिएशन थेरेपी को। रिकवरी बड़ी जल्दी, रिकवरी पावर ऑफ द टिश्यू, स्किन बड़ा जबरदस्त रिकवर कर जाती है, ठीक है, लिवर रिकवर कर जाता है, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज हैं जो डैमेज होते हैं तो रिकवरी करते हैं। इसके अलावा आप किस सेल्स को कर रहे हैं, वो सेल्स की है, वो स्किमस सेल्स हैं, क्यूबाइडल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, कलमनर सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ रेडिएशन जो दे रहे हैं, इतनी सारी हमने पढ़ी, एक्सरेज पढ़ी, गैमा रेज पढ़ी, न्यूट्रॉन्स पढ़े, प्रोटॉन्स थेरेपी पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू ये बड़ा मैटर करती है। इसलिए बच्चों में ये कहा जाता है ना कि बच्चों को जी आप रेडिएशन एक्सपोजर ना दें, उनको एक्सरेज ना करवाएं, क्योंकि उनकी बोन्स अभी ग्रो कर रही होती है, उनका जो है ना टिश्यूज ग्रो कर रहे होते हैं। तो ग्रोइंग टिश्यूज में ऑब्वियसली मेटास्टेसिस ज्यादा हो रही होती है, तो उसमें अगर आप रेडिएशन देते हैं तो देयर आर चांसेस के रेडिएशन आर in a dose far greater than the recommended dose, तो उसमें ये कि डैमेज हो सकता है टिश्यूज का, ग्रोथ रुक सकती है, ग्रोथ पर जो आ रहा था वो रुक सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसलिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू ये मैटर करते हैं। इसलिए अडल्ट में, ओल्ड एज में इट डजेंट मैटर मच, ठीक है, लेकिन ये कि बच्चों में बड़ा कैलकुलेटेड जो है ना उसको हमें रेडिएशन को देना पड़ता है, इवन के एक्सरेज कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा टिश्यू का अपना थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। कुछ टिश्यूज जो हैं वो स्मॉल डोज पे बड़ा ज्यादा इफेक्ट्स देते हैं और बड़ा ज्यादा डैमेज जो है ना वो लेते हैं। बाज दफा ये होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डोज बहुत कम डोज करते हैं, ठीक है। जिस तरह जो है ना मिनिमम थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा जब तक लेवल नहीं होता तो आपको इफेक्ट्स भी नजर नहीं आते। अगर स्किन की एक टॉलरेबिलिटी, एक टॉलरेंस लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप रेडिएशन देंगे तो उस पर इफेक्ट होंगे, अदरवाइज उस टॉलरेंस लिमिट से अगर आप कम रेडिएशन देंगे तो वो इफेक्ट्स को टॉलरेट कर लेगी, उसको डैमेज नजर नहीं आएगा। उसके अलावा अब ऑब्वियसली ह्यूमंस में, माइस में, ठीक है, इनमें अगर आप एनिमल्स में आप रैबिट्स ले लेते हैं, गिनी पिग्स ले लेते हैं, ठीक है, या आप रैट्स ले लेते हैं, मंकीज ले लेते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली हर एक में डिफरेंट रिस्पॉन्स है रेडिएशन का। इसके अलावा आजकल एक नई चीज भी आई हुई, वो है कि जी ऑक्सीजन एक्ट्स एज ए रेडियो सेंसिटाइजर। जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और वो क्यों होता है, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतनी ही जो है ना रेडिएशन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और उतना ही डैमेज क्रिएट करेगी, एज कम्पेयर टू ऐसे ट्यूमर्स में जिनमें जो ये सीख लेते हैं कि हमने कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करना है। ऐसे जो ट्यूमर होते हैं वो बेसिकली रेडियो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको रेडिएशन आप देते हैं लेकिन वो चूंकि कम ऑक्सीजन में कर रहे होते हैं, डायरेक्ट डैमेज तो होता ही होता है लेकिन इनडायरेक्ट डैमेज जो है ना वो बहुत कम होता है, तो लिहाजा उनके पास टाइम बड़ा होता है कि वो अपने आप को रिपेयर कर लें। अच्छा, अब
बात हो जाए थोड़ी सी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्रॉ किया गया है एक ग्राफ, इसमें आपके पास ट्यूमर कंट्रोल इस साइड पे फ्रॉम 0 to 100% ट्यूमर कंट्रोल, यहाँ आप डोज इंक्रीज करते जा रहे हैं और साथ ही आप इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल टिश्यू डैमेज देख रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखते हैं कि ट्यूमर कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जाता है जब आप डोज बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। ये अब हो सकता है कि अगर आप करना चाहें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 तक आप ले लें, ठीक है। नीचे अब आप ये देखें कि 4 ग्रे पे स्टार्ट शुरू हुआ है और 100% है 4, 6, 8, 10 पे ऑलमोस्ट यू हैव, और 10 या 12 पे 100% इफेक्टिवली ट्यूमर कंट्रोल हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखें कि टिश्यू डैमेज, इसमें टिश्यू डैमेज जो है वो दैट हैज बीन स्टार्टेड एट द डोज ग्रेटर देन द डोज ऑफ द रेडिएशन। ट्यूमर कंट्रोल जहां से शुरू हो रहा है तो यहाँ, अच्छा ये जो गैप है ना, ये देखें कि ट्यूमर जो, ये जो नॉर्मल टिश्यू डैमेज है दैट इज एट अ ग्रेटर रेडिएशन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ट्यूमर कंट्रोल के। कि अगर एक फर्ज करें कि लिवर के अंदर अगर ट्यूमर बना हुआ तो ट्यूमर ज्यादा कम डोज पे कंट्रोल हो जाएगा एज कंपेयर टू उसकी जो इफेक्टिव जो है ना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है लिवर की, वो ज्यादा है, वो ज्यादा डोज पे जाके कर रहा है। वो ये देखें 14 पे जाके या 12 पे जाके कहीं जो है ना वो टिश्यू डैमेज होना शुरू होगा एज कंपेयर टू उससे कम डोज में आप जो है ना ट्यूमर को कंट्रोल कर लेते हो। तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो हम लोग आमतौर पे ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ये ट्यूमर्स में डिफाइन हुआ है, जो क्लोनोजेनिक एसिड्स है ना उसमें हमने ट्यूमर कंट्रोल को डिफाइन कर लिए हुए हैं कि जी ये ट्यूमर होगा ना तो इसकी इतनी रेडिएशन डोज पे जो है ना ये कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, उसके साथ हमने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स में जो नॉर्मल टिश्यू है उसकी भी सेंसिटिविटी निकाली हुई है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये गैप ज्यादा, तो गैप ज्यादा होने का मकसद कि ट्यूमर कम डोज पे कंट्रोल हो जाए और जो उसकी जो टिश्यू की अपनी डैमेज है वो ज्यादा डोज पे हो, तो बड़ी आपके पास बड़ी विंडो आ जाती है जिसपे आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ट्यूमर की जो डोज है अगर वो 6 ग्रे पे कंट्रोल होता है और आप कहते हो कि जी 5 ग्रे पे या 6 ग्रे पे ही तो टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ट्यूमर को आप मारें और जो है ना टिश्यू को आप सेव ना कर सके। तो ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ये डिसाइड करने लगते हैं कि इसको टोटल कितनी डोज देनी है, कितने फ्रैक्शंस में देनी है। तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि टोटल डोज तो बहुत ज्यादा होती है, हम कहते हैं कि जी ये जो है ना ट्यूमर इतना साइज है, इतनी डेप्थ से पड़ा है, ये हम जो है ना फॉर एग्जांपल 60 ग्रे से कंट्रोल करेंगे। देखिए 60 किलो अगर आप टिश्यू को देते हैं तो फर्स्ट करने के लिवर है उसकी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है और उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह जिसपे वो शुरू होता है, खराब होना शुरू होता है, वो 6 ग्रे। तो आप जो है ना वो 60 ग्रे एकदम तो नहीं दे सकते ना, तो फिर आप फ्रैक्शनाइजेशन करते हैं कि हम एक टाइम पे लिवर को जो है ना जीने का भी टाइम दें कि वो जिए और वो सेल्स को रिपेयर भी करे, ठीक है। और डोज भी इतनी कम हो कि टोटल हम डोज ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ना हम इतनी दे दें कि सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। रेडियो सेंसिटिविटी में बेरगोनी और ट्राइबोंडो का जो है ना एक लॉ था जो उन्होंने 1906 में दिया था, और वो कहते हैं कि द रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि टिश्यू की रेडियो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो उतनी रेडियो सेंसिटिविटी होगी। क्यों? वो इस वजह से कि जितनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी उतना ही तो माइटोसिस करेगा, उतना ही दो में डिवाइड होगा, उतना ही आगे जाएगा। जिस तरह ट्यूमर है, अगर आप ट्यूमर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी है जितनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी, जितना माइटोसिस होगा उतना रेडियो सेंसिटिव होगा। तो एक तो रेडियो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, दो चीजें, रेडियो सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि टिश्यू कितने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल रखता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर वो डिफरेंशिएटेड कम है, ठीक है, तो उस पर रेडियो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और जितना डिफरेंशिएटेड होगा उसमें रेडियो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये बर्गोनी और ट्रेबोंडो का जो लॉ है ये आपने एक याद रखना है, ये आपको आगे जो है ना बड़ा काम आएगा जब आप रेडिएशन से रिलेटेड चीजें जो देखेंगे। सिंस द टाइम जो लॉ ऑफ बेरगोनी एंड ट्रेबोंडो जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था, उससे पहले जो है ना, उससे पहले रेडियो सेंसिटिविटी कम कब कहते थे सेल्स को
जब एक तो उनका डिवीजन रेट ज्यादा होता था, दूसरा उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता था, तीसरा उनका जो है ना कोई नॉन स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, तो वो उसमें जो है ना हम ये कहते थे कि ये जो है ना रेडियो सेंसिटिविटी है, ठीक है, या वो उनको नरिशमेंट जो है ना प्रॉपर मिल रही होती, तो हम कहते थे ओहो ये इतनी रेडियो सेंसिटिव जिनमें डिवीजन ज्यादा जल्दी हो रही मेटाबॉलिक, तो उसको इन्होंने रिफाइन कर दिया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दफा फिर देख लेते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन। रिप्रोडक्शन जो होगी इस पर डायरेक्टली, और डिफरेंशिएटेड जितना होगा वो उतना ही जो है ना रेडियो रेजिस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियो रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लॉ से जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके पास कुछ नतीजे आते हैं। तो ये जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके साथ हमने टिश्यूज को क्लासिफाई कर दिया कि ये रेडियो रेजिस्टेंट है और ये रेडियो सेंसिटिव है। तो हम ये कहते हैं कि जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द ओवरीज एंड टेस्टिस, टेस्टिकल ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर, ये रेडियो रेजिस्टेंट होता है। एक तो ये हमने बना दिया। उसके बाद हमने बना लिया कि ये हिमाटोपोटिक टिश्यू जो है, जो बोन मैरो है, आपकी स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, ये भी रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है। इसके अलावा एपिथेलियम ऑफ स्किन, ये भी रेडियो सेंसिटिव है, और एपिथेलियम ऑफ जीआईटी, ये रेडियो सेंसिटिव है। ये क्यों रेडियो सेंसिटिव है? एक तो रिप्रोडक्टिव जो है ना कैपेसिटी इनकी, ये मल्टीप्लाई बड़ी जल्दी से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इनमें रेट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो कम है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफरेंशिएशन भी जब थोड़ा सा कम हो, ठीक है, धंधा कर रहे हो, तो वो रेडियो सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा अब ये तो उन्होंने कहा कि जी ये फॉलोइंग जो पिछले जो टिश्यूज मैंने जो आपको बताए हैं वो सारे जो रेडियो सेंसिटिव, अब रेडियो रेजिस्टेंट कौन से? बोन है, ठीक है, लिवर है, किडनी है, कार्टिलेज, मसल्स, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो है ना रेडियो रेजिस्टेंट है। एक आपके पास और एक टेबल जिसमें रेडियो सेंसिटिव और रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स जो है ना उनको बताया गया, और मैं रीड नहीं करूंगा बिकॉज यू हैव ऑल दीज इन योर स्लाइड्स, यू कैन रीड इट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेडियो रेजिस्टेंट और रेडियो सेंसिटिव जानने के लिए, क्योंकि ट्यूमर भी जो है ना उनका बिहेवियर भी बार दफा जो है ना वो डिपेक्ट करता है रेडियो रेजिस्टेंट एंड रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यूज। इसको एक और तस्वीर में हम ये देख लेते हैं कि अगर हम जीरो रैड से शुरू करें, रैड जो है वो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि रैड कितने ग्रे के बराबर होता है, ठीक है। तो रैड जो है ना इट्स यूनिट ऑफ रेडिएशन लेवल, जितना रेडिएशन लेवल आप रेड में लेके जाएंगे और उसको इंक्रीज करेंगे, दिस इज 2000, वो उतना ही डेंजरस और टॉक्सिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो है रेडियो सेंसिटिविटी अगर आप देखने लगते हैं ऑर्गन सेंसिटिविटी, तो स्किन, बोन, स्प्लीन, किडनीज, ये जो है ना इनकी रेडियो सेंसिटिविटी जो है ना वो हाई है। रेडियो क्या कहते हैं, रेडिएशन लेवल्स आपको लंग्स, ब्रेस्ट, स्टमक और कोलन में ना आपको जो है ना ऑर्गन सेंसिटिविटी ज्यादा मिलेगी टुवर्ड्स रेडिएशन एज कंपेयर टू स्किन, बोन, स्प्लीन, किडनीज के। फिर ये जो ब्रेन है, लिम्फ नोड्स है, एसोफेगस है, थायराइड, बोन मैरो, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ओवरीज, इसमें आपको थोड़ी सी मॉडरेटली ये रेडियो सेंसिटिव है। अच्छा, स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स जो है, these are the effects that occur by chance and consist primarily of cancer and genetic effects। ये बाय चांस है, ठीक है। एक नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स हैं और ये स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स हैं। जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स हैं उनको हम देखते हैं कि ये वो तमाम असरात, ठीक है, जो रेडिएशन की वजह से बाय चांस और कैंसर की जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, वो दैट आर स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब एक कहता क्या, स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स कहते हैं कि एनी डोज देयरफॉर हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी हाउएवर लो ऑफ कॉजिंग इफेक्ट, कि जितनी मर्जी आप दे दें, रेडिएशन कम दें या ज्यादा दें, वो कुछ ना कोई इफेक्ट जो है ना वो उन्होंने क्रिएट करना ही करना है, क्योंकि बाय चांस है और ये कैंसर टाइप पे और जेनेटिक्स पे करता है। उसके अलावा वो कहता है कि स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स जो है में रिजल्ट इन इंजरी टू ए सिंगल सेल और स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स, छोटे सेल्स, ज्यादा सेल्स उनको इंजर्ड कर सकता है। कार्सिनोजेनिक एंड जेनेटिक इफेक्ट्स आर एग्जांपल ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। ये जो है जेनेटिक इफेक्ट्स जो हैं, ठीक है, और या आपके जो है ना दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ stochastic effects। इसके अलावा radiation induced hereditary effects have not been observed in human population, yet they have been demonstrated in animals में hereditary effects बड़े हैं, लेकिन hereditary effects
रेडिएशन से रिलेटेड जो है ना वो बड़े कम है। जिस तरह बात होगी, अब आगे भी हम बात करेंगे जेनेटिक इफेक्ट की, तो हेरिडिटी इफेक्ट जो है विद इन जनरेशन बहुत कम हुए हैं। जो हिरोशिमा नागासाकी में लगेंगे वो रेडिएशन के इफेक्ट जो थे वो इमीडिएटली बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह जो उस वक्त पॉपुलेशन थी। उसके बाद लेटर ऑन जो वो रिजल्ट्स हैं कि वो डैमेज जो है दैट इज कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ। ठीक है। एक्सपोजर ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस टू आयोनाइजिंग रेडिएशन can increase the risk of leukemia in infants. ठीक है। During certain periods in early pregnancy may lead to mental retardation, congenital malformations. During pregnancy अगर आप रेडिएशन देते हैं तो they can cause defects, ठीक है, they can cause defects, but it is not documented कि जनाब सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेशन दर जनरेशन रेडिएशन के इफेक्ट जो है ना वो ट्रांसमिट होते गए हैं, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा, स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स जेनेटिक्स हैं वो कुछ सालों के बाद भी नजर आते हैं, जरूरी नहीं कि बर्थ डिफेक्ट्स हो, कुछ अरसे के बाद भी नजर आ सकते हैं अगर पेशेंट एक्सपोज हुआ हो, यानी कि स्टोकेस्टिक इफेक्ट नॉट ओनली रेडिएशन। ठीक है, हम और भी बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं, अल्कोहल है उसकी वजह से भी इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन रेडिएशन के इफेक्ट्स जो हैं वो अल्कोहल के इफेक्ट तो बाय बर्थ ही नजर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि जो रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं दैट कैन टेक अप टू 1 ईयर, 6 मंथ्स, 7 मंथs टू शो अप। ठीक है जी। As the dose of the individual increases, the probability of cancer genetic effect will increase definitely. ठीक है, there is no threshold dose below which it is relatively certain that an adverse event cannot occur. ये डोज की सर्टेनिटी भी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है। कुछ को लो डोजेस पे इफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ को हाई डोजेस पे इफेक्ट नहीं आते, टॉलरेबिलिटी लेवल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जो है इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कैंसर इन यूएस राइजेस फ्रॉम 20% फॉर नॉन रेडिएशन वर्कर्स, 21% फॉर पर्सन्स हु रेगुलरली विद रेडिएशन। अब 20% उनका जिनको रेडिएशन एक्सपोजर नहीं, 21% बड़ा कम सा डिफरेंट है। इसके अलावा जिससे मैंने पहले बात भी की है कि स्टडीज विच आर कंडक्टेड ऑन जापानीज एटॉमिक बम सर्वाइवर्स हु आर एक्सपोज्ड टू लार्ज डोजेस ऑफ रेडिएशन और नो मोर जेनेटिक डिफेक्ट्स देन वुड बी नॉर्मली। अगर नॉर्मली जितने जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उतने ही इफेक्ट्स हुए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट्स नहीं उन्होंने तलाश किया। अब बात करते हैं नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट। नॉन स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स हैं, ये वो इफेक्ट्स हैं जो कि वेरीज विद द डोज। आप डोज बढ़ाते जाएंगे तो इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आने ही आने, स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स हैं जो आ गए जी, बाई चांस हुए। ठीक है, वो डोज कम दी ज्यादा दी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो हो गए, किसी को हो गए किसी को ना हुए। ठीक है, लेकिन ये जो इफेक्ट्स हैं नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द, ठीक है, कि ये होने ही होने, ये होने इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है कि आप जितनी सॉरी डोज देंगे उस डोज के साथ ये वेरी करेंगे। इसलिए एक थ्रेशोल्ड डोज होती है जिसके ऊपर जो है ना, जिससे मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया डोज रिस्पॉन्स कर्व का, ठीक है, कि एक थ्रेशोल्ड होता है उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट नजर ही आने हैं। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इंजरी ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसकी एक जरा एग्जांपल लेते हैं, कैटरैक्ट हो जाते हैं, स्किन अल्सरेशन है, बर्न्स हैं, ब्लड फॉर्मेशन सेल्स जो हैं जिसमें स्टेम सेल्स हैं, ब्लड बोन मेरो स्टेम सेल्स, उनकी डिप्लीशन। ठीक है, और फिर इम्पेयरमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी का आप डोज बढ़ाते जाएंगे, यू कैन हैव दीज इफेक्ट। ठीक है, बाद समटाइम्स इट हैपन्स कि आप एक टिश्यू को रेडिएट करते हैं और जो है ना इफेक्ट जो है ना वो आपको दूसरे मल्टीपल साइट्स पे नजर आते हैं, जो मैंने आपको बात की थी बाईस्टैंडर इफेक्ट से। अच्छा, अब हम सिस्टम्स को अलग-अलग करके ना देख लेते हैं। तो सिस्टम को अलग-अलग करके देखते हैं कि हेमेटोपोइटिक सिस्टम पे क्या होता है, जीआईटी पे, नर्वस सिस्टम पे कौन सी डोज जो है ना जिसके ऊपर थ्रेशोल्ड जो है ना दैट कॉज नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और इफेक्ट्स की वजह से असल में होगा क्या। हेमेटोपोइटिक सिस्टम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हेमेटोपोइटिक सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे शुरू हों। और आपको जिस तरह हेमेटोपोइटिक सिस्टम या बोन मैरो को पता भी है कि एक स्टेम सेल जो है वो कुछ प्रोजेनेटर सेल्स को बनाता है, और प्रोजेनेटर सेल्स का क्या काम है, वो या तो रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, और या प्लेटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, हेमेटोपोइटिक सिंड्रोम में तब प्रॉब्लम शुरू होती है जब होता है जब आपको गैमा रेडिएशन की डोज जो है वो दैट इज अबाउट 200 रैट्स, यानी कि 2 ग्रे पे बोन मैरो जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, स्टेम सेल्स को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या सकता है
या तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए वो सेल्स बनाना बंद कर दे या बिल्कुल ही बनाना बंद कर दे, यानी कि एब्लेट कर दें आप, इतनी ज़्यादा डोज है, ठीक है। बोन मैरो नॉर्मली डिप्रेशन शुरू होती है कि ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स कम बनना शुरू होते हैं एट द डोज ऑफ 200 ग्रे। लेकिन ये है कि अगर आप डोज को बढ़ा दें 2 ग्रे से, अगर आप जो 4 या 6 ग्रे कर जाएं तो बोन मैरो के तमाम सेल डिप्लीट हो जाते हैं, सारे सेल्स जो हैं वो रेडिएशन डोज की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप 7 डोज लें, ठीक है, तो एब्लेशन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बंद हो गए, लेकिन अगर आप वो विड्रॉ कर देते हैं रेडिएशन डोज तो सेल दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 7 ग्रे दे देते हैं तो फिर ये आप उम्मीद ना रखें कि बोन मैरो जो है वो जिंदगी में कभी जो है ना रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है ना दोबारा बनाना शुरू करेगी, क्योंकि एट दिस हायर डोज बोन मैरो ऑल फंक्शंस आर ऑलमोस्ट गॉन और ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। लिहाजा दिस इज अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, कि जिसके ऊपर जो है ना इरिवर्सिबल डैमेज है। 6 ग्रे अप टू 6 ग्रे दैट इज फाइन इनफ, बट अप टू 7 ग्रे ऑलमोस्ट ऑल बोन मैरो इज गॉन। ये याद रखने की जो है वो ज़रूरत है कि आपने रेडिएशन डोज को कितना कम देना। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देते हैं, एक और सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूसली सेल्स जो है ना प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक हेमाटोपोइटिक सिंड्रोम की बात की तो उसमें क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनने लगेंगे, एनीमिया हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रिपीटेड इन्फेक्शंस होने लग जाएंगी, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिंड्रोम है उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फर्क पड़ जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि आपके जो है आपके प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो आपके जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इस तरह विटामिन B12 का जो है ना वो डेफिशिएंसीज वगैरह शुरू हो जाती हैं। अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम है, जब आपकी डोज जो है 10 ग्रे से या ज़्यादा होगी तो आपको ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम जो है ना आपको नज़र आना शुरू होगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, डायरिया शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि डीस्क्वेमेशन का मतलब होता है कि आपकी बिल्कुल लेयर उतर जाती है, ठीक है। जिस तरह आप देखें ना कि अगर हल्का फुल्का आपका जख्म हुआ हो या जला हो तो उस पर से बारीक सी लेयर ऊपर से, जिस तरह प्याज की लेयर नहीं होती, वो डीस्क्वेमेशन होती है। जब प्याज की वो आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे बैचलर्स में, जब वो हल्का सा उतारते हैं लेयर, दैट इज डीस्क्वेमेशन। ये ऊपर से जो अपर लेयर है, जो इंटरनल लेयर है, वो उतर जाती है, ठीक है। तो 10 ग्रे इज अ डेंजरस टू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, उसमें स्पाइनल उसमें जनाब साहब आपका ब्रेन आ जाता है, ठीक है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। उसमें जो है ना 20 ग्रे से ज़्यादा जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके जो नर्व फाइबर्स वगैरह है ना वो तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अनकॉन्शियसनेस हो सकती है और अनकॉन्शियसनेस कैन लीड टू दैट। लिहाजा 220 ग्रे इज द मैक्सिमम लिमिट जो टॉलर टॉलरेट कर सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और टॉलरेबल डोज से अगर आप ज़्यादा देंगे तो इरिवर्सिबल डैमेज और इवन के डेथ जो हो सकती है। इसके अलावा आप एक्यूट इफेक्ट का मतलब होता है फौरन नजर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ऊपर वाली तस्वीर देखें तो उसमें आपको एक बदले की जो है ना रेडिएशन के साथ आपको रेडिशनेस वगैरह नजर आ रही है, तो दीज आर स्किन बर्न्स, ठीक है जी। ये जो है ना हाई डोज में होते हैं, लो डोज में टॉलरेट किए जाते हैं। इसमें हो क्या सकता है, जब स्किन बर्न करेगी लॉस ऑफ हेयर फॉलिकल्स होगा, वहाँ ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, पानी वाले जो छाले होते हैं, सेल डेथ, नेक्रोसिस हो सकती है या अल्सरेशन हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैंने पहले आपको बात की थी, को रेडियो सेंसिटिव है, जो है ट्रिबेंडो और बर्गनी का जो लॉ है उसके मुताबिक, तो 30 ग्रे जो है 30 रैट्स ऑब्वियसली 300 एम ग्रे, ठीक है। तो मिली ग्रेस जो है वो इतनी कम डोज में जो है ना टेस्टिस का जो है ना कम टेम्परेली स्टेरिलिटी में चले जाते हैं। इसी तरह 3 ग्रे डोज है ओवरीज के लिए। आईज में आपको कैटरैक्ट हो सकते हैं अगर आप डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे आई को विद द डोज ऑफ रेडिएशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैक ऑफ ये ऑन्कोजीन्स हैं और कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ठीक है, जो कि आपने याद रखनी है। और ये जो है ना जिस तरह P16 इन 4A है, P17 18 वगैरह, ठीक है। इसी तरह माइक एलोंगेशन फैक्टर 2F है, ये ऑन्कोजीन्स हैं। ऑन्कोजीन्स का मतलब नॉर्मल प्रोलिफरेशन में ये काम करती हैं।
लेकिन अगर आप इन कंट्रोल लूज कर हो बैठे या कंटिन्यूसली इनको एक्टिवेट रखें तो दैट कैन लीड टू कैंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना हम फिर सीखते हैं रेडियो जो है ना बायोलॉजी को। और थैंक यू वेरी मच।